सामाजिक समूह सोशल ग्रुप्स परिभाषाओं को याद करने के लिए हमें कीवर्ड्स बनाने होंगे ताकि हमें वो आसानी से याद रह जाए। आगबर्न और नीम काफ की परिभाषा जो सामाजिक समूह के संबंध में है उसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है। पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह एक समूह का निर्माण करते हैं। तो इसमें प्रभावित करना कीवर्ड्स हैं। आगबर्न और नीम काफ ने ये परिभाषा दी है। दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह समूह का निर्माण करते हैं। एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और समूह का निर्माण होता है। तो हम आगबर्न को आग के रूप में परिकल्पित करते हैं, कल्पना करते हैं, और नीम काफ को नीम का पेड़ के रूप में परिकल्पना करते हैं। आग और नीम मिलकर क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। तो प्रभावित करेंगे तो एक दूसरे को जलाएंगे। आग नीम को जलाएगी तो आग नीम को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। और आग बर्न और नीम काफ मिलकर एक समूह का निर्माण कर रहे हैं। और आग बर्न और नीम काफ आपस में मिलके समूह की परिभाषा भी बना रहे हैं और प्रभावित भी कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी प्रभावित आएगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा कि आग नीम को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। समूह की परिभाषा इस प्रकार इसमें याद की जा सकती है। मैकाइवर और पेज ने क्या कहा था? समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे समूह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। इसमें सामाजिक संबंध कीवर्ड से मैकाइवर और पेज ने सामाजिक संबंधों पर विशेष ध्यान दिया। हमें मालूम है कि सामाजिक संबंधों का जाल समाज कहलाता है और यह परिभाषा काफ़ी प्रसिद्ध है। ये सबको याद होना ही चाहिए। सामाजिक संबंध जहाँ पर भी आएंगे वहाँ मैकाइवर पेज राइट होगा। समूह के अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकताओं, स्वार्थ, आदर्श एवं रुचियों की पूर्ति के लिए अनेक समूह का निर्माण होता है। जहाँ पर वे मनुष्य की आवश्यकता है, स्वार्थ है, आदर्श है, रुचियाँ हैं, उनकी पूर्ति के लिए समूह बनाने ही पड़ेंगे। एक व्यक्ति से यह काम नहीं होगा। यदि आपको आटा चाहिए तो आपको अनाज उगाना होगा, उसे साफ करना होगा, पीसना होगा। तो इसमें मनुष्य की आवश्यकता शामिल है, उसके स्वार्थ हैं। मनुष्य के कई स्वार्थ होते हैं तो वह अकेले पूर्ति नहीं होते हैं। आदर्श हैं एवं रुचियाँ हैं। मान लो मनुष्य की रुचि पेंटिंग बनाने में, तो उसके लिए ब्रश चाहिए, कलर चाहिए, पेन, स्केल, पेंसिल, स्केच पेन। तो एक व्यक्ति से ये पूरा नहीं होगा। आदर्श भी पूरा करना है तो दो व्यक्ति चाहिए, समूह चाहिए। किसके लिए आदर्श प्रस्तुत करेगा? अकेला आदर्श प्रस्तुत करेगा तो कौन देख रहा है? जंगल में मोर नाचा तो कौन देखेगा? तो आदर्श का महत्व भी तभी है जब समूह है, उसका सम्मान हो। स्वार्थ की पूर्ति भी दूसरे के बिना नहीं हो सकती है, रुचि के। रॉबर्ट मर्टन के समूह निर्धारण के 26 आधारों का उल्लेख किया है, जिन्हें आपने समूह की विशेषताएं या लक्षण माना है। रॉबर्ट मर्टन ने समूह के निर्धारण के लिए 26 आधार माने हैं। तो 26 आप किसी विशेष घटना से जोड़ लीजिए। अपने परिवार के 26 नाम जो विशेष हैं, जिनको आपने भोज में आमंत्रित किया है, किसी त्योहार पर आमंत्रित किया है, तो मर्टन के समूह निर्धारण से उसे जोड़ दें या किसी विशेष तिथि से उसे जोड़ दें, जिन्हें अपने समूह की विशेषताएं या लक्षण माना है। 26 को 26 जनवरी से जोड़ दें। रॉबर्ट मर्टन के समूह निर्धारण के 26 आधार 26 जनवरी से जोड़ के याद रखा जा सकता है। जॉर्ज सिमेल, हैरी एम जॉनसन और जॉर्ज सोमन्स ने छोटे समूह को समाज के आधार के रूप में महत्वपूर्ण माना है। छोटे समूह को समाज का महत्वपूर्ण आधार माना। किसने माना? सिमेल, जॉनसन और होमन्स। सिमेल्स होम की जान है। होम एक कल्पना कीजिए, एक कमरा है जहाँ पर सिमेल बैठा है, तो वह कमरा
फीमेल की जान है। तो ये तीनों व्यक्ति मिलकर एक समूह का निर्माण कर रहे हैं, छोटे समूह का। तो ये तथ्य इस परिकल्पना से याद होगा कि ह्यूमंस कहाँ पे बैठा है, मतलब फीमेल एक होम में बैठा है, जो वह होम क्या है उसकी जान है, और तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, छोटा समूह बना रहे हैं और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। चार्ल्स ह्यूमन ने 5 छोटे समूह का अध्ययन किया है। तो 5 छोटे समूह का अध्ययन किसने किया है? ह्यूमन्स ने। चार्ल्स ह्यूमन्स के अनुसार मनुष्य की समाज में ऐतिहासिक निरंतरता केवल छोटे समूह के रूप में है। ह्यूमन्स छोटे समूह की बात करते हुए क्या कर रहे हैं? मनुष्य की समाज में ऐतिहासिक निरंतरता केवल छोटे समूह के रूप में है। छोटे समूह को महत्व दे रहा है और इतिहास की निरंतरता की बात कर रहा है। इतिहास निरंतर किसके कारण चल रहा है? तो छोटे समूह के कारण चल रहा है, बड़े समूह से नहीं चल रहा है। हम राजाओं की कहानियां देखते हैं, उनके षड्यंत्र की कहानियां देखते हैं, तो ये कहानियां आई कहाँ से? छोटे समूह से ही आई है। राजा की कोई हत्या करता है तो उनके ही भाई बहन, काका, बाबा या उनसे जो अत्यधिक जुड़े हुए हैं, और इन घटनाओं से ही इतिहास बना है। तो ये उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि इतिहास की निरंतरता केवल छोटे समूह के रूप में है। टीबी बाटामोर ने अर्ध समूह का उल्लेख किया है, जो कि स्थिर और अस्थिर समूह के बीच एक विशेष प्रकार का समूह है। अर्ध समूह स्थिर और अस्थिर समूह के बीच का समूह होता है। जो समूह बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा है, अभी बना नहीं है, तो वो अर्ध समूह कहलाता है। जैसे भीड़ है, उसका आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब वो संबंध स्थापित करने लग जाए तो उस प्रक्रिया के दौरान वह अर्ध समूह कहला सकते हैं। रॉबर्ट मर्टन ने संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप को ऐसा समूह माना है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता, परंतु उस समूह के सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। जैसे कि कोई विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहा है, वह शिक्षक बनना चाहता है, लेकिन शिक्षिका का समूह बना नहीं है, वो सदस्य नहीं बना है, लेकिन वो इच्छा रखता है, तो वो क्या कहलाएगा? संदर्भ समूह माना जाएगा। सभी विद्यार्थी मान लो शिक्षक बनना चाहते हैं या किसी नौकरी में जाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं, अभी बने नहीं है, लेकिन वो इच्छा रखता है, आकांक्षा रखता है, तो वो समूह क्या कहलाएगा? संदर्भ समूह कहलाएगा उन व्यक्तियों के लिए। चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा प्रस्तुत की। कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा को दिया था सन 1909 में। बहुत ही प्रसिद्ध अवधारणा है प्राथमिक समूह की। प्राथमिक समूह के सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में उन्होंने परिवार को लिया है। 3 प्रकार के प्राथमिक समूह बताए हैं, इनमें जैसे हम देखते हैं, परिवार में आपस में संबंध पाए जाते हैं, पड़ोस में पाए जाते हैं, क्रीड़ा समूह में पाए जाते हैं। कूले ने इन तीनों को आधार माना है, परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा। इन प्राथमिक समूह के 3 भाग किए हैं, परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह। किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह के निर्माण में 3 आवश्यक दशाओं, शारीरिक समीपता, समूह का छोटा आकार और संबंधों की अवधि का उल्लेख किया है। डेविस, किंग्सले डेविस, ह्यूमन सोसाइटी, प्राथमिक समूह के निर्माण में आवश्यक दशाओं, शारीरिक समीपता, छोटा समूह, समूह का छोटा आकार अर्थात संबंधों की अवधि का उल्लेख किया है। 3 आधार माने, शरीर समीप रहते हैं, जैसे परिवार में हम रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, तो वो आपस में आसपास रहते हैं, और ऐसे समूह छोटे भी होते हैं
ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते हैं। संबंध भी लंबी अवधि के रहते हैं। तो 3 आधार डेविस ने माने। डेविस के 3 अक्षरों से हम जोड़ सकते हैं। डे प्रथम अक्षर, वीस दूसरा अक्षर, स तीसरा अक्षर। स से शारीरिक समीपता हम बना सकते हैं। समूह का छोटा आकार, संबंधों की अवधि, ये 3 चीज़ों को हम इन 3 अक्षरों से जोड़ सकते हैं। प्राथमिक समूह मौलिक मानव संघों के प्रतिनिधि हैं। किंगबाल यंग ने क्या कहा है? प्रतिनिधि इसमें कीवर्ड है। कीवर्ड प्राथमिक समूह संघों के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि को कीवर्ड बना लिया जाए। प्राथमिक समूह मौलिक मानव संघों के प्रतिनिधि है, तो यह परिभाषा याद हो जाएगी। मौलिक मानव जो संघ है वो प्राथमिक समूह के अंतर्गत उन्होंने लिया है। मौलिक मतलब जो प्रथम समूह बनेगा वो मौलिक है, वास्तविक है, पहली बार बन रहा है, तो उन्होंने उस शब्द को लिया है कि मौलिक मानव संघों के प्रतिनिधि हैं। प्राथमिक समूह मौलिक मानव संघों के प्रतिनिधि हैं। मौलिक अर्थात प्राथमिक ही है और प्रतिनिधि किसके हैं? मानव संघों के प्रतिनिधि हैं। द्वितीयक समूहों सेकेंडरी ग्रुप्स में सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक हित प्रधान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। द्वितीयक समूह जो अनौपचारिक संबंध उनमें पाए जाते हैं, अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं, किसी हित के कारण बनाए जाते हैं। जैसे किसी ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उन पे अपना हित है, उनको रोजगार प्राप्त करना है, रोजगार से आय प्राप्त करनी है, तो वो अपनी स्वार्थ या हित के लिए काम कर रहे हैं और आउटपुट दे रहे हैं। एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित उनकी जो व्यक्तिगत योग्यता है, जैसे कोई क्लर्क है, कोई दूसरा काम कर रहा है, इंजीनियर है, तो वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार द्वितीयक समूह में शामिल होते हैं। ऐसा किसने कहा है? लुंडबर्ग ने। विद्यालय, महाविद्यालय, राजनीतिक दल, श्रमिक संघ और राष्ट्र आदि द्वितीयक समूह है। विद्यालय, महाविद्यालय, राजनीतिक दल, श्रमिक संघ। द्वितीयक समूह में स्नेह, सहानुभूति और दूसरों के हित को अपना समझने की प्रवृत्ति पाई जाती है। द्वितीयक समूह के अस्तित्व के लिए प्राथमिक समूह अनिवार्य है। अगर प्राथमिक समूह नहीं होंगे तो द्वितीयक समूह भी नहीं हो सकते। प्राथमिक समूह में के स्थान पर अर्थात आई के स्थान पर हम की वी फीलिंग की भावना से प्रेरित होता है। प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है। ऐसे समूह जिनमें प्राथमिक और द्वितीयक समूह की मिश्रित विशेषताएं पाई जाती हैं, इन्हें अर्ध प्राथमिक समूह कहते हैं। कुले ने कहा ऐसा। जिनमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों की सम्मिलित विशेषताएं, मतलब द्वितीयक की भी विशेषता शामिल है और प्राथमिक की भी शामिल है, ऐसे समूह क्या कहलाए जाएंगे? अर्ध प्राथमिक समूह कहलाए जाएंगे। मर्टन ने आभासी समूह को मनुष्यों का एक ऐसा संकलन माना है जिसमें समान शारीरिक और सामाजिक तथ्य पाए जाते हैं किंतु परस्पर क्रिया नहीं करते और उनमें सामाजिक संबंध नहीं पाया जाता है। मर्टन ने आभासी समूह किसको कहा है? मनुष्यों का ऐसा संकलन माना है जिसमें समान शारीरिक और सामाजिक लक्ष्य पाए जाते हैं किंतु वे परस्पर अंतःक्रिया नहीं करते, उनमें सामाजिक संबंध भी नहीं पाए जाते, तो वो ऐसे समूह आभासी समूह कहला रहे हैं। मनुष्य का तो संकलन है जिनमें शारीरिक और सामाजिक लक्ष्य समान है किंतु वे अंतःक्रिया नहीं कर रहे हैं, तो वो सामाजिक संबंध भी नहीं बन रहे हैं, तो वो आभासी समूह कहलाएंगे। समूह के लिए सामाजिक संबंध और अंतःक्रिया होना आवश्यक है।
वो इकट्ठे तो है, लेकिन उनमें ऐसा आभास ज़रूर दे रहे हैं कि वो समूह है, लेकिन वो उनमें अंतःक्रिया नहीं हो रही है, तो वो आभासी समूह कहला रहे हैं। उनमें सामाजिक संबंध भी नहीं बन रहे हैं। मर्टन ने समूह की सदस्यता निर्धारित करने के 2 मानदंड हैं, व्यक्तिपरक और वस्तुपरक। व्यक्तिपरक में व्यक्ति को लगता है कि वह उस समूह का सदस्य है। जैसे कि मैं किसी समूह का सदस्य हूँ तो मुझे खुद को आभास हो रहा है कि मैं इसका सदस्य हूँ। वस्तुपरक में दूसरे लोगों को भी महसूस होने लगेगा कि भाई हाँ, ये इस समूह का सदस्य है। व्यक्तिपरक में तो खुद को लगता है और वस्तुपरक में दूसरों को लगता है कि ये किसी समूह का सदस्य है। तो समूह की सदस्यता निर्धारित करने के लिए 2 मानदंड मर्टन है। गिटलर ने समूह के 2 पक्षों, बाहरी पक्ष और आंतरिक पक्ष का उल्लेख किया है। गिलन ने समूह की व्याख्या में उत्तेजना अनुक्रिया का उल्लेख किया है। इसमें गिलन में कीवर्ड है उत्तेजना और अनुक्रिया। समूह की व्याख्या में इन्होंने इसका उपयोग किया है। समष्टि में ऐसे व्यक्तियों का समावेश होता है जो एक सी भावना, उद्वेगों और मूल्यों में विश्वास करते हैं, समष्टि कहलाती है। ऐसे व्यक्तियों का समावेश होता है उनमें जो एक सी भावना है, उद्वेगों और मूल्यों में विश्वास, जिनकी एक सी भावना हो, उद्वेग भी समान हो और मूल्यों भी एक जैसे ही हो, उनमें वो विश्वास करते हों, तो वो कहलाएगी समष्टि, कलेक्टिविटी। सामाजिक संवर्ग में अर्थात सोशल कैटेगरी में वे व्यक्ति आते हैं जिनमें कुछ सामान्य सामाजिक या शारीरिक गुण होते हैं, सामाजिक संवर्ग कहलाते हैं। उनमें क्या है कि कुछ सामान्य सामाजिक और शारीरिक गुण होते हैं। प्रजाति सामाजिक संवर्ग का एक उदाहरण है। सामाजिक संवर्ग वे कहलाते हैं जिनमें कुछ सामान्य सामाजिक और शारीरिक गुण भी होने चाहिए। सामाजिक गुण हो या तो शारीरिक गुण हो, दोनों होने की आवश्यकता नहीं है। या तो सामाजिक गुण मिल जाए या शारीरिक गुण मिल जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, सामाजिक संवर्ग की कैटेगरी में आएंगे। प्रजाति सामाजिक संवर्ग का एक उदाहरण है। प्रजाति में शरीर के लक्षण समान होते हैं मनुष्यों में, तो ऐसे वो उनका जो समूह है सामाजिक संवर्ग कहलाता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।